अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 मई से स्टार्ट होगा, और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है। मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं, इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है। आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा। चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं, और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है, एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस हुआ करता था, और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24, इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे, ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के बाद जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये एक टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय। इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है वो किस लॉ से दी जाती है? इन सब में से आपके पास देखते हैं एक करके। सबसे पहले हमारे पास है ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ हमसे क्या जिक्र करता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट is directly proportional to the amount of potential difference applied between those terminals। तो यहाँ पे तो हमारे पास वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप की बात की जाती है। तो आपके पास अगर वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप की आप यहाँ पे बात करते हो, इसका मतलब ये होगा कि ओम्स लॉ तो हमारे पास नहीं हो सकता। और अगर ओम्स लॉ को भी हम ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखें तो ओम्स लॉ की जो करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, जो कि करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने पास ज़्यादा याद रखिएगा बेटा। तो ओम्स लॉ तो कट गया ऑप्शन से हमारे पास। आगे लेंज लॉ। लेंज लॉ किस चीज़ के बारे में बात करता है? लेंज लॉ की जरा स्टेटमेंट उठाते हैं पहले। लेंज लॉ की स्टेटमेंट होती है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ, जो आपके पास इंड्यूस हुआ है करंट या ईएमएफ ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो आपके पास ये जो इंड्यूस करंट या ईएमएफ होते हैं, इनकी डायरेक्शन के बारे में लेंज लॉ क्या कहता है कि ये हमेशा ऑपोजिट होते हैं। किस चीज़ के ऑपोजिट होते हैं? जिसकी वजह से ये आ रहे हैं, यानी कि जिस करंट के चेंज की वजह से आ रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से ये आ रहे हैं, उनको ये अपोज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्शन निकालने के लिए इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ की हम यूज़ करते हैं लेंज लॉ, जिसकी वजह से जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास लेंज लॉ। ठीक है, तो आपके पास कूलम्स लॉ भी याद रखना। कूलम्स लॉ दो चार्जेस के दरमियान की फोर्स के बारे में बताता है कि वेदर दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर और दे आर रिपेलिंग ईच अदर। जबकि एम्पेयर्स लॉ हम लोगों को बताता है कि किसी भी जगह के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जहाँ से करंट पास हो रहा है हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनीवेज ले दे के हमारा ऑप्शन बच गया लेंज लॉ, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, the length of a Galilean telescope
गैलीलियन टेलीस्कोप मेरे बच्चे क्या होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और जिसका आई पीस हमारे पास एक कॉन्केव लेंस होता है। अगर हम लोग इसकी लेंथ निकालने पे जाते हैं तो इसकी लेंथ के अंदर हमारे पास दोनों लेंसेस के फोकल लेंथ को हम लोग काउंट करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव, जबकि आपके पास जो आई पीस है, आई पीस यानी कि हमारा ये कॉन्केव लेंस, इसकी फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन के लिहाज से हम नेगेटिव लेते हैं, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप आपके पास बराबर आ जाती है एफ ओ प्लस माइनस ऑफ एफ ई, यानी कि बन जाता है हमारे पास एफ ओ माइनस एफ ई, माइनस चूंकि उसकी वर्चुअल नेचर होने की वजह से हमारे पास आ रहा है या कॉन्केव नेचर होने की वजह से हमारे पास आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाता है फिर, ऑप्शन डी, एफ ओ माइनस एफ ई। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं द डायोड व्हिच गिव्स ऑफ विजिबल लाइट व्हेन एनर्जाइज्ड इज कॉल्ड। वो डायोड जो कि आपके पास क्या करता है, किसी भी जब हम उसको एनर्जाइज करते हैं, जब हम उसको करंट पास करवाते हैं उसके अंदर आपके पास, तो करंट पास करवाने के बाद आपके पास वो लाइट देने लग जाए, तो वो कौन सा कहलाता है इनमें से, ए में कह रहे हैं एलसीडी। एलसीडी जो है, एलसीडी की अगर हम लोग फुल फॉर्म अपने पास निकालें तो दैट इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इसका तो सर लाइट से कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारे पास आ रहा, तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डिस्कार्ड कर दिया गया मैंने। दूसरा होता है फोटोडायोड। फोटोडायोड्स वो होते हैं बेटा जो कि आपके पास फोटॉन्स को सेंस करके चलते हैं, जिसका मतलब जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है या फोटॉन्स पड़ते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि ये लाइट निकाल नहीं रहे, ये लाइट से ये लाइट सेंस कर रहे हैं, ये लाइट को यूज कर रहे हैं एज एन इनपुट। हमें वो डिवाइस सेलेक्ट करनी है जो कि लाइट आउटपुट के तौर पे आपको दे रही हो, तो फोटोडायोड भी हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन से कट गया। ऑप्शन सी हमारे पास है एलईडी। एलईडी की अगर हम लोग फुल फॉर्म करें अपने पास तो ये बनती है हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि एक ऐसा डायोड जो कि क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा जब भी आपके पास वो अपने फंक्शन में आएगा। तो यहीं से मुझे इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई जो सवाल में मुझसे पूछा था, द डायोड विच गिव्स ऑफ विजिबल लाइट। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाता है, ऑप्शन सी, एलईडी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे ह्यूजेंस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू। ह्यूजेंस प्रिंसिपल हमारे पास क्या काम करता है, तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल को बेटा थोड़ा सा समझना। सपोज करो मेरे पास एक बल्ब रखा हुआ है, उस बल्ब में से लाइट रेज निकलनी है रैंडमली तमाम डायरेक्शन में आपके पास। अब जब ये लाइट रेज जो निकलनी है, इनका हमारे पास जो वेव फ्रंट आपके पास बनेगा, ये वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल। आगे बढ़ते 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 जब आप बहुत दूर चले जाते हो, बहुत तेज ज्यादा डिस्टेंस पे चली जाती है लाइट ट्रेवल करते करते, तो ये स्फेरिकल का कर्वेचर बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये बन जाते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स। अब अकॉर्डिंग टू ह्यूजन हमारे पास कोई सा भी जो वेव फ्रंट होता है, उस वेव फ्रंट पे मौजूद हर एक पॉइंट आपके पास सोर्स होता है छोटे छोटे वेवलेट्स बनने का अलग, यानी कि वो उसके आगे सेकेंडरी वेवलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट इज एक्चुअली अ सोर्स फॉर द सेकेंडरी वेवलेट टू बी फॉर्म्ड। ये है हमारे पास ह्यूजन प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ह्यूजन प्रिंसिपल का काम क्या हुआ, क्या ही उसमें स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र किया मैंने, नहीं। क्या उसमें मैंने ये जिक्र किया कि हाँ वेव फ्रंट्स को हम लोकेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि ये बता ही ये रहा है कि वेव फ्रंट्स हमारे पास बनना स्टार्ट हो जाएंगे सेकेंडरी, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, लोकेट द वेव फ्रंट। ठीक है मेरे बच्चे, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी क्रिएटेड इन द स्पेसशिप बाय प्रोड्यूसिंग। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस ग्रेविटी का सीख लेते हैं। देखो अगर हम इस चीज को समझें, हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ आपके पास सन के अराउंड भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, सन के अराउंड जो रोटेट कर रहा है आपके पास, समझना इस बात को भी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सन है, ठीक है, इस सन के अराउंड हमारे पास अर्थ क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। अगर सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है तो सन अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको अपने इस ऑर्बिट में रोटेट करवाता है, इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ होता है एक जगह पे। तो सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के ऊपर, वो एक्चुअली अर्थ को ऑर्बिटल मोशन में रखती है। तो ऑर्बिटल मोशन तो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो गया, बट अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी, अगर हम थोड़ा सा सोचें, हम लोग अर्थ के ऊपर यहाँ पर रहते हैं सरफेस के ऊपर, और हम अर्थ के साथ साथ क्या कर रहे हैं, अर्थ अपने ही एक्सेस के ऊपर स्पिन भी करता है। अर्थ जब स्पिन करता है तो हमारे पास ये जो स्पिनिंग मोशन होती है क्या करती है, हमारी तमाम बॉडीज के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोगों को अर्थ के सेंटर की टूवर्ड्स अट्रैक्ट करके रखती है, राइट। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम ही यही है, बॉडी को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके रखना आपके पास। तो अगर हम लोग इसी तरीके से कोई सैटेलाइट बाहर भेजते हैं तो यही एग्जाम्पल
सैटेलाइट में भी चली जाती है बेटा। वो सैटेलाइट करती है अर्थ को रिवॉल्व। जब वो अर्थ को रिवॉल्व करती है तो रिवॉल्व करने की वजह से क्या, सॉरी, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने से उसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि उसको रिवॉल्व करवा रही है, एक ऑर्बिट पे मेंटेन करके रखती है। लेकिन उस सैटेलाइट के अंदर जो लोग रह रहे होंगे, जो चीजें सामान रखी होंगी, वो तो उड़ रही होंगी हमारे पास, तो उनको आपके पास ग्रेविटी जैसी फीलिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस सैटेलाइट को स्पिन करवाने लग जाते हैं। फिर जब वो सैटेलाइट स्पिन करती है तो सैटेलाइट पे मौजूद हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है जो कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी का आपके पास नजारा बना देती है, या फिर हमारे पास ऐसी ग्रेविटी क्रिएट कर देती है जो कि कुदरती तो नहीं हुई, जो हमने इंसानों ने क्रिएट करी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी अगर आपने कहीं पे भी क्रिएट करनी है, व्हाट यू नीड टू डू, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उस जगह को फिर रोटेट नहीं, सॉरी, स्पिन करवाना स्टार्ट कर दें। ठीक है जी। एक्चुअली स्पिन मोशन रोटेटरी ही मोशन की टाइप है। ठीक है बच्चे। ऑर्बिटल मोशन क्या करती है, हमारे पास एक पाथ पे रखती है बॉडी को, जबकि अगर आपने ग्रेविटी क्रिएट करनी है, चिपका के रखना है बॉडी को सरफेस के साथ, तो वहां पे हम लोगों को स्पिन मोशन क्रिएट करनी पड़ती है ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाए और बॉडी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हुई रखी रहे। ठीक है बच्चे। मूविंग ऑन, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे दी मैक्सिमम वर्क डन इज पॉसिबल इन दिस प्रोसेस। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्क डन सबसे ज्यादा होता है? तो आओ देखते हैं थोड़ी सी मैथमेटिकल इक्वेशंस। आइसोबैरिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, जिसका मतलब जितनी भी आप हीट दे रहे हैं वो दो काम कर रही है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा रही है सिस्टम की और वर्क भी कर रही है, जिसका मतलब हमारी दी जाने वाली हीट दो हिस्सों में टूट जाती है। तो ज्यादा ये नहीं कैसा कहा जा सकता कि ज्यादा वर्क में जा रही है, ज्यादा इंटरनल एनर्जी के चेंज में जा रही है, दोनों में डिवाइड हो रही है। तो वर्क डन होगा तो सही, बट मैक्सिमम वर्क डन रिगार्ड करना यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस तो कट गया लिस्ट से। दूसरा आता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के, और डब्ल्यू वर्क डन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट। अब आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा। अगर वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा तो हम डेल्टा वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, फिर आपके पास जीरो, और पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास इस तरीके से, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, जिसका मतलब कोई वर्क डन नहीं हो रहा। वर्क डन हमारे पास कितना हो चुका है, जीरो हो चुका है। तो सर ये तो मिनिमम वर्क डन वाला प्रोसेस हो गया, हमसे तो मैक्सिमम पूछ रहे हैं, तो आइसोकोरिक भी कट गया। तीसरा आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, हम एक रेजर्वॉयर लगाते हैं जो कि जैसे ही सेंस करता है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ या कम हो रहा है, तो वो क्या करता है रेजर्वॉयर, या तो अगर टेम्परेचर कम हो रहा होता है सिस्टम को, उसको हीट प्रोवाइड कर देता है इक्विवेलेंट, ताकि आपके पास वो मेंटेन कर सके अपने सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को, और इसी का वाइस वर्सा भी। तो आपके पास इस वाली इक्वेशन में जो फॉर्मूला बनता है, इसमें बनता है कि जितनी भी हम हीट देते हैं वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वर्क में, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो चेंज ही नहीं होने दे रहे हम लोग। तो जब सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हम लोगों को वर्क होता हुआ नजर आएगा, सबसे ज्यादा हम लोगों को पिस्टन मूव करता हुआ नजर आएगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें मैक्सिमम वर्क डन हमारे पास अचीव किया जा सकता है वो कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बेटा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ। मैक्सवेल ने इसी चीज के ऊपर हमारे पास बेटा एक्सपेरिमेंट किया था कि जो लाइट होती है वो एक्चुअली आपके पास ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स के पैटर्न में हमारे पास मूव कर रही होती है। ठीक है। जो आपके पास लाइट वेव्स होती हैं, चाहे वो कोई सी भी लाइट वेव क्यों ना हो, वो तमाम की तमाम हमारे पास किस में मूव कर रही होती हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के पैटर्न में मूव कर रही होती हैं आपके पास। सॉरी, अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी के परपेंडिकुलर आपके पास एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। तो आपके पास ये जो लाइट वेव्स हैं, या आपके पास जितनी भी लाइट वेव्स हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो माइक्रो हो, इंफ्रा हो, यूवी हो, एक्सरे हो, गैमा हो, विजिबल हो, कोई सी भी लाइट रे जो होती है वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के पैटर्न में मूव कर रही होती है, जिसकी वजह से उस वेव का नाम हम रख देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने नहीं रखा, सबसे पहली चीज मैक्सवेल ने स्टडी करी थी, तो ही सजेस्टेड कि तमाम वेव्स जो होती हैं या तमाम लाइट रेज जो होती हैं हमारे पास, वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल कर रही हैं, दे आर ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। So the correct option is option A. Moving on,
8 कह रहे इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग इज। यंग ने क्या किया था भाई, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ली थी, उसको 2 स्लिट से पास करवाया था, और स्लिट से जब वो पास हो रही थी तो पास होने के बाद वो लाइट रेस किसी न किसी पॉइंट पे जाके हमारे पास इंटरफेयर कर रही थी। जिस भी पॉइंट पे जाके इंटरफेयर कर रही थी वो पॉइंट हमारे पास स्लिट से कितना दूर था, उसका डिस्टेंस का नाम रख दिया था हमने एल। स्लिट्स आपस में एक दूसरे से कितना दूर थी, उस डिस्टेंस का नाम हम लोगों ने डी रखा हुआ था। ठीक है, और ये जो फ्रिंज हमारे पास है, यहाँ पे जहां पे भी इंटरफेरेंस होगी उस पैटर्न का नाम रख दिया हम लोगों ने फ्रिंज। फ्रिंज कितनी ऊपर बन रही है उसका पोजीशन का नाम हम लोगों ने रखा हुआ था वाई। अब ये जो फ्रिंजेस बन रही थी ये ऑल्टरनेट बन रही थी। पहली फ्रिंज हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ब्राइट है तो दूसरी हमारे पास डार्क आ जाती है, देन ब्राइट एंड देन डार्क आपके पास। तो इस तरीके से ये फ्रिंजेस बनना शुरू हो गई थी, और देखा ये गया था कि तमाम फ्रिंजेस सेम डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रही हैं, यानी कि हर फ्रिंज की जो थिकनेस है या हर फ्रिंज की ने जो स्पेस घेरी हुई है वो सेम है, चाहे वो ब्राइट हो या डार्क हो। अब वो जो फ्रिंज जगह घेरती है उसे हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग, और डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास लैम्डा एल ओवर डी। लैम्डा इज द वेवलेंथ, एल इज द लेंथ बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो अब आप ढूंढ ले कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बेस्ट चूज करता है, तो ये हो जाता है ऑप्शन ए, एल लैम्डा ओवर डी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं अ बकेट ऑफ मास 10 kg। सबसे पहली चीज क्या आ गई मेरे पास, मास आ गया, इज मूव्ड डाउनवर्ड्स। इस बकेट को हमने क्या लेके जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, सही है। बकेट जिसका मास है 10 kg, ऊपर से नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस के लिए हम लोग इसको लेके गए भाई, ये भी मेंशन हो गया हमारे पास। वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट भी कहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 1 मीटर्स। आपसे पूछने बताओ वर्क डन कितना होगा, तो देखो मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर विच इज एक्चुअली इक्वल टू द वेट ऑफ दैट बॉडी, वो वेट और आपके पास यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द हाइट ऑफ द बॉडी, दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, जिसका मतलब हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है एच, जो फोर्स हमारे पास बॉडी पे एक्ट कर रही है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, एंड वेट इज गिवन बाय एम जी। तो फॉर्मूला बन जाएगा एम जी एच, मास इज 10, जी हम लोगों को याद होना चाहिए दैट इज 9.8, एंड हाइट इज गिवन टू बी 1 मीटर्स। जब मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आंसर मेरे पास आ जाता है 98 जूल्स। ठीक है, अब ये बात जरूर याद रखना बेटा, अगर इसी सवाल में कहते हैं बकेट को ऊपर लेके जा रहे हैं तो आंसर आता -98 जूल्स, क्योंकि वेट और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। यहां तो फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी 98 जूल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कह रहे हैं इफ फोर्स इज इक्वल टू 5y प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है, हमें सबसे पहले तो फोर्स की वैल्यू बता दी कि भाई एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 5y प्लस 3j प्लस 2k, और ये फोर्स क्या कर रही है, हमारी बॉडी को एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक लेके जा रही है। कौन से पॉइंट से, R1 से। R1 की वैल्यू हमने दी हुई है 2i, मान लो ये R1 है और ये कौन है हमारे पास R2 है। ठीक है, अच्छा R1 की वैल्यू में दी हुई है 2i प्लस 2j प्लस 2k, और कहाँ तक लेके जा रहे हैं इसको हम, R2 तक। तो R2 की वैल्यू दी हुई है 3i प्लस 2j प्लस 2k। अब ये कह रहे हैं बताओ व्हाट विल बी द वर्क डन, कितना हमारे पास यहाँ पे काम हो रहा होगा। तो बेटा वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन के दरमियान है, तो अगर मैं इन दोनों के दरमियान की डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, सेकंड पोजीशन वेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट पोजीशन वेक्टर को, और डायरेक्ट माइनस करते हैं। 3 में से 2 माइनस हुआ, कितने बच गए 1, 1 तो हम लिखते नहीं है सर। अच्छा 2 में से 2 माइनस हो गया सर, 0 बचा, वो भी मर्जी है तुम्हारी, लिखो ना लिखो। और के में से 2 में से 2k में से 2k माइनस कर दो तो ये भी कितना बच जाएगा हमारे पास 0k। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट ले दे के सिर्फ कितनी आ गई, आई। आओ अब वर्क निकालते हैं। तो भाई वर्क का जो फॉर्मूला है सर हमारे पास वो तो बच्चों वाला है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास सर दी हुई है 5y प्लस 3j प्लस का 2k। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सिर्फ कितनी आ रही है, आई। तो देखो डॉट प्रोडक्ट निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। आई वाले कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे को जे से और के को के से। तो आपके पास यहाँ पे जे और के कंपोनेंट तो डिस्प्लेसमेंट में आ ही नहीं रहा, विच मींस इट वुड बी 0। तो फिर सिर्फ हमारे पास कौन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आई के कोफिशिएंट्स, विच इज 5 एंड 1। 5 वन होता है हमारे पास 5, बाकी तो 0 0 हो जाएंगे। तो टोटल आंसर ही कितना रह जाएगा हमारे पास 5, जिसका मतलब आंसर हो जाएगा 5, और यूनिट होता है वर्क का हमारे पास जूल्स, which will make the correct option to be 5 joules. Looking at the options, option A is going to be the correct option. Moving on, 11 कह रहे if A I and B is equal to BJ। अच्छा
इसमें एक छोटी सी मिस्टेक उसको सही कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल टू ए आई, ठीक है, यानी कि पहला वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू किसके बराबर है ए, और एक्स कोफिशिएंट का है वो वैल्यू तो आई हो गया साथ में लिखे हुआ, और एक वेक्टर है बी जिसकी वैल्यू क्या है कॉन्स्ट, उसका कोफिशिएंट है हमारे पास बी और उसका एक्सेस कौन सा है जे। आपसे कह रहे हैं ए क्रॉस बी निकाल के दिखाओ, आओ निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका होता है मैट्रिक्स ड्रॉ कर दो, पहले कॉलम में आ जाएंगे आई जे के, ठीक है, दूसरे कॉलम में आपके पास आ जाएंगे पहला वेक्टर है ए, आई के नीचे आई वाला कॉम्पोनेंट दैट इज ए, जे के नीचे जे है ही नहीं सर, के नीचे के है ही नहीं सर, बी में आ जाओ, बी में आई कॉम्पोनेंट है ही नहीं सर, जे कॉम्पोनेंट यस सर वो बी है, और के कॉम्पोनेंट सर वो जीरो है, हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। आओ इस मैट्रिक्स को ओपन कर लेते हैं। मैट्रिक्स को ओपन करना तो दुनिया का सबसे आसान काम है, पहले आई पकड़ लो, आई का कॉलम और आई की रो खा जाओ, बचेगा हमारे पास पीछे जीरो बी जीरो जीरो, और इसको अगर हम आगे करके देखें तो ये क्या हो जाएगा जीरो जीरो से जीरो माइनस जीरो बी से जीरो, तो आई की वैल्यू तो हमारे पास सर जीरो ही हो जाती है यहाँ से, तो जीरो आई को लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आता है हमारे पास माइनस जे के साथ भी वही काम करेंगे, कॉलम खा जाओ रो खा जाओ, बचेगा हमारे पास ए जीरो जीरो जीरो, अगेन ए जीरो से मल्टीप्लाई हुआ ये हो जाएगा हमारे पास जीरो, ठीक है, जीरो जीरो से मल्टीप्लाई हुआ माइनस में भी जीरो, तो सर जीरो जे का कोफिशिएंट भी जीरो बन के आ गया हमारे पास, वो भी लिखने के ना लिखे हमारी मर्जी, प्लस के साथ भी काम करते हैं, के का कॉलम खा जाओ के की रो खा जाओ, बचेंगे हमारे पास ए जीरो एंड देन जीरो बी, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे ए बी जा, ये आ जाएंगे ए बी, ठीक है, और माइनस जीरो तो ये बच गया माइनस जीरो के साथ, प्लस आपके पास क्या बच रहा है ए बी के साथ हमारे पास बच रहा है यूनिट वेक्टर के, तो करेक्ट आंसर हमारे पास सिर्फ क्या बच जाता है आई और जे के तो कोफिशिएंट्स है ही नहीं, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बच जाता है ए बी विथ यूनिट वेक्टर के, सो विच विल मेक द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, ठीक है बेटा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मैक्सिमम वेवलेंथ टू इज कांस्टेंट। अच्छा, जो टेम्परेचर और आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ होती है किसकी, एक ब्लैक बॉडी की, यहाँ पे सवाल में अगर ये चीज भी मेंशन हो जाती तो और ज्यादा आसान हो जाता है ये सवाल हमारे पास, एक ब्लैक बॉडी के लिए जो रेडिएशंस को एमिट कर रहा है उसका टेम्परेचर और मैक्सिमम वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट होता है, ये हमें किसने बताया, ये बताने के लिए जानना है अगर हम लोगों ने, तो इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या हो जाएगा, लैम्डा मैक्स बराबर हो जाएगा कांस्टेंट ओवर टेम्परेचर के, या फिर लैम्डा मैक्स बराबर हो जाएगा या डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो यहां से हम लोगों को स्टेटमेंट पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या बनती है, स्टेटमेंट बनती है हमारे पास द मैक्सिमम वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन एनर्जी इन अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारे पास अगर हमने रट्टे मारे हुए हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, या फिर नहीं मारे हुए तो मान लो भाई कि आपको ये समझ में आ जाती है तो बहुत बेहतरीन चीज है, और आपको याद भी है तो तब भी आप इसको लगा सकते हो डायरेक्टली कि यार ये वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के कारनामे ये वाली आपके पास ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करती है किसके नाम से, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से, ठीक है, कि ब्लैक बॉडी के अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसकी टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो वेवलेंथ होती है मैक्सिमम एनर्जी की वो शॉर्टर साइड को शिफ्ट होने लग जाती है, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 13 कह रहे दी एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। एक्सपोनेंशियल लॉ है क्या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का, पहले तो अपने जहनों में लेकर आते हैं कि भाई उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है एक्सपोनेंशियल लॉ की वो है क्या, वो हमारे पास होती है n ओवर n नॉट, जिसमें n होते हैं नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, ठीक है, कितने रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स अभी मेरे पास मौजूद हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब जो रेडियो एक्टिविटी करते हो, जो टूटते हो, जो अल्फा बीटा या गामा डिके कर रहे हो अपने अंदर से। एन नॉट क्या होते हैं, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जब भी सालों पहले, करोड़ों सालों पहले, या फिर आज के दिन या कल हमारे पास जब भी हम लोगों ने किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया होगा उस वक्त उसके कितने पार्टिकल्स थे, दे आर नोन एज एन नॉट। एन ओवर एन नॉट हमारे पास बराबर होता है ई की पावर माइनस लैम्डा टी, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल लॉ फॉर रेडियोएक्टिव डिके। इसमें ई तो एक्सपोनेंशियल एक इरेशनल नंबर हो गया, ये जो लैम्डा है बच्चे बड़ी जल्दी के अंदर भंड मार के आ जाते हैं हमारे पास कि ये जो लैम्डा सर ये तो वेवलेंथ होती है लाइट की। नहीं भाई, इस केस में वेवलेंथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस केस में वेवलेंथ नहीं है। इस केस में इस लैम्डा को हम कहते हैं डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट का मतलब हर मटेरियल अलग अलग स्पीड से डिके होता है, तो कौन सा मटेरियल पर सेकंड कितना डिके हो रहा है, कितने उसके एटम्स टूट रहे हैं, वो कहलाता है डिके कांस्टेंट। तो लैम्डा यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास किसको शो कर रहा है बेटा, डिके कांस्टेंट को, व्हिच विल मेक ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 14 में कह रहे हैं विच डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है
एक कॉइल लेते हैं हम लोग, उस कॉइल को उठा के हम लोग किसी सोर्स ऑफ करंट के साथ अटैच कर देते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल। इसी तरीके से उसी के सामने उसी की विसिनिटी में एक कोर के ऊपर रैप करके दोनों को, या तो आपके पास आप एक और कॉइल लगाते हो जिसको उठा के हम लगा देते हैं फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर या फिर लोड के साथ, कोई पंखा बल्ब लगा दो उसके साथ। होता क्या है, नॉर्मली सेकेंडरी कॉइल में तो कोई करंट ही नहीं है, लेकिन प्राइमरी कॉइल में जो करंट आता है उसकी वेरिएशन की वजह से सेकेंडरी के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक है वो चेंज होती है और सेकेंडरी में करंट इंड्यूस हो जाता है। तो सेकेंडरी में जब करंट या ईएमएफ इंड्यूस होते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब एक कॉइल में चेंजेस की वजह से दूसरे कॉइल में इंडक्शन हो गई, दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन इनमें से किसका प्रिंसिपल है? वो प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, क्योंकि ये जो मैंने नीचे डायग्राम भी बनाई है ये भी आपके पास एक तरह से बेसिक स्कीमेटिक्स होते हैं ट्रांसफार्मर की, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कॉइल। बाकियों का भी याद रख लो। एसी जनरेटर जो होता है बेटा वो आपके पास वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोशनल ईएमएफ। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो वर्क करता है हमारे पास टॉर्क के प्रिंसिपल पे, कि जब भी हमारे पास किसी भी कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर एक मोमेंट एक्ट करेगा, उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा। एंड सेम इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर एज वेल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बच जाता है फिर? ट्रांसफार्मर, विच इज ऑप्शन ए। Moving on, question number 15. कहना the time period of a simple pendulum depends upon. Simple pendulum के time period को mathematically हम लिखते हैं t is equal to 2 pi under root L over G. अब अगर इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है तो आप खुद देख लो टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है? 2 पाई पे? नहीं सर, ये तो कांस्टेंट्स है ना। फिर किस पे कर रहा है? एल पे। एल कौन है हमारे पास? लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। और लेंथ ऑफ द पेंडुलम के बारे में मेरे बच्चे एक बात याद रखना, फॉर एग्जांपल तुमने एक पेंडुलम बनाया है, उस पेंडुलम के अंदर दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उस पेंडुलम की स्ट्रिंग और उस पेंडुलम के अंदर जो बॉब ऐड किया होगा वो भी। तो अगर आपने टोटल लेंथ निकालनी है ना बेटा, तो टोटल लेंथ बराबर होती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब के। तो कहीं पे अगर ये चीज भी पूछ ली जाए तो इस चीज को याद रखिएगा, अगर पेंडुलम की लेंथ निकालनी है आपने पूरे पेंडुलम की लेंथ, तो आपके पास वो बराबर होती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब के, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब सवाल क्या हुआ, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? सर अंडर रूट एल पे, यानी कि लेंथ ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। और किस पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास? और वो डिपेंड कर रहा है जी की वैल्यू के ऊपर। अगर जी की वैल्यू को हम लोग देखें तो जी की वैल्यू हमारे पास कहलाती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऑब्वियस सी बात है, जिन जगहों पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा स्ट्रांग होगी वहां पे आपके पास पेंडुलम और तेजी से मूव करने लग जाएगा हमारे पास, यानी कि जी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम पीरियड हमारे पास कम होने लग जाएगा आपके पास सिंपली, ठीक है। तो अब टाइम पीरियड एक्चुअली इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एल और जी। ढूंढ लो ये ऑप्शंस हमारे पास। अब ये ऑप्शन सारे के दोनों एक साथ किसमें लिखे हुए हैं? ऑप्शन डी के अंदर, which will make the correct option for this question to be option D. Moving on, अगले सवाल में कह रहे हैं न्यूटन रिंग इज बेस्ड अपॉन दिस फिनोमेना। कौन से फिनोमेना पे बेस करता है न्यूटन रिंग? देख लेते हैं एक दफा हमने किया क्या था न्यूटन रिंग के अंदर। भाई न्यूटन रिंग के अंदर आप लोगों के साथ अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ये बात कही थी कि न्यूटन रिंग के अंदर हमारे पास हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल मिरर ले रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। न्यूटन रिंग के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, आपके पास एक मिरर लेते हैं, उस मिरर को नीचे प्लेस कर देते हैं एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। होता क्या है, मिरर के सामने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होती है, वो लाइट सोर्स से हमारे पास लाइट रेज आके फॉल करती है मिरर के ऊपर, मिरर उनको रिफ्लेक्ट कर देता है आपके पास लेंस के पास। जब वो लेंस के पास रिफ्लेक्ट करता है तो वो लेंस में से पास होके आपके पास जाती है, इस थिन गैप को क्रॉस करके रिफ्लेक्ट करके वापस आती हैं। जब तक वो वापस आ रही होती हैं तो पीछे से एक और लाइट रे आ चुकी होती है, वो लाइट रे और वापस आने वाली लाइट रे हमारे पास इंटरफेयर करती हैं, एक दूसरे से मीट करते हैं, सुपरपोज होते हैं एक दूसरे के ऊपर। जब सुपरपोज होते हैं तो इस प्रिंसिपल को या इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं आपके पास? इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है द मीटिंग ऑफ टू लाइट वेव्स और टू वेव्स भी, तो उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। तो डिस्पर्जन नहीं होता बच्चे, डिस्पर्जन का तो मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ अ लाइट वेव, एक लाइट वेव का टूटना उसके कंपोनेंट्स के अंदर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, अगर हम देखें दोबारा से तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन जाता है इंटरफेरेंस, विच इज ऑप्शन बी। आगे भी देख ही लो, डायफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंड करना लाइट का, यहाँ पे बेंडिंग नहीं हो रही। पोलराइजेशन का मतलब होता है ट्रांसवर्स नेचर चेक करना लाइट की, वो भी हम लोग नहीं कर रहे। तो न्यूटन रिंग के अंदर हमारे पास क्या काम हो रहा होता है? न्यूटन रिंग में हम इंटरफेरेंस का फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 17,
कह रहे इन कॉम्पटन इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज। स्कैटर्ड फोटोन कॉम्पटन इफेक्ट में कैसा होता है? तो पहली बात तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि एक्सरे का एक फोटोन लेते हैं हम लोग जिसकी एनर्जी होती है ई और वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू के ऊपर, ठीक है, और वो जाके टकराता है एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन से, और जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराया तो देखा ही जाता है इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो गया, चलने लग गया। अरे चलने की एनर्जी कहां से आई उस इलेक्ट्रॉन में? भाई फोटोन टकराया है, यहाँ पे पार्टिकल वाला काम कर रहा है, तो पार्टिकल वाला काम करने की वजह से उसने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से बेचारे इलेक्ट्रॉन की बेचारे फोटोन की अपनी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। जब उसकी एनर्जी कम हो गई तो ऑटोमेटिकली उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी बेटा? कम, बिकॉज एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड टू ईच अदर डायरेक्टली। एनर्जी ज्यादा कब होती है? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। एनर्जी कम कब होती है? जब फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये जो स्कैटर हुआ, ये जो फैला फोटोन, इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले के मुकाबले में क्या हो चुकी है बेटा? आपके पास कम हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे ऑप्शन जो यहाँ पे सबसे बेहतर लग रहा है वो है ऑप्शन बी, स्मॉलर देन द इंसिडेंट फोटोन। जो स्कैटर्ड फोटोन की हमारे पास एनर्जी है या वेव फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास इंसिडेंट वाले से यानी कि टकराने वाले से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन देन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 18 कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एंटी नोड्स इन अ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव क्या होती है बेटा? जो कि आपके पास दो ऑपोजिट सेम वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड की वेव जब सुपरपोज करती हैं तो उसकी वजह से जो फॉर्म हमारे पास हमें नजर आती है बनी हुई, दैट इज नोन एज अ स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव के अंदर दो तरह के पॉइंट्स होते हैं। एक होता है ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, जिसे हम कहते हैं नोड्स, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? हमारे पास नोड्स। जबकि एक होते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स, जिनको हम लोग कहते हैं आपके पास एंटी नोड्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? एंटी नोड, ठीक है, ये भी एक एंटी नोड हो जाएगा और ये भी एक एंटी नोड हो जाएगा। अब आओ जरा सवाल को थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं। अब सवाल की एनालिसिस जब मैं करने पे आया तो मुझे यहाँ पे नजर आता है कि भाई नोड टू नोड अगर हम देखें, सर ये तो आधी वेव है और यहाँ से अगर हम यहाँ तक का तज्जिया करें ये होती है एक पूरी वेव। तो पूरी वेव में नोड टू नोड जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? λ/2, सही है, हाफ वेव हो जाएगी। सिमिलरली एंटी नोड बाय एंटी नोड भी जाओगे तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा? हमारे पास λ/2, जिसका मतलब हाफ वेव हो जाएगी। तो अगर आप सेम चीजों के दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं दैट इज द हाफ ऑफ अ वेवलेंथ। जबकि अगर मैं पूछता नोड और एंटी नोड के दरमियान निकालो तो सर वो हाफ का भी हाफ हो जाएगा, विच विल बी क्वार्टर ऑफ अ वेवलेंथ, ठीक है। तो आपके पास यहां तक बात याद रखने की क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एंटी नोड्स, एंटी नोड्स के दरमियान जो दो करीबी एंटी नोड्स होते हैं उनके दरमियान कितना डिस्टेंस होता है भाई? λ/2। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन सी, λ/2। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 19 कह रहे व्हाट इज द पावर ऑफ अ मशीन विच कंज्यूम 500 जूल ऑफ एनर्जी इन 2 सेकंड्स। देखो मेरे बच्चे, पावर का जो फॉर्मूला होता है या पावर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? कंज्यूम्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। बहुत ही बच्चों वाला सवाल आ गया ये तो। सर फिर एनर्जी कितनी दी हुई है बेटा कंज्यूम होने वाली? 500 जूल्स, और टाइम कितना दिया है सर आपको? 2 सेकंड्स। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 250। और जूल पर सेकंड एक्चुअली बराबर होता है एसआई यूनिट ऑफ पावर के, विच इज वॉट। तो हमारा आंसर बन जाता है पावर का 250 वॉट्स, विच विल मेक ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहे हैं व्हेन टू रेजिस्टर्स 3 ohms एंड 4 ohms आर कनेक्टेड पैरेलल। आओ कर लेते हैं कनेक्टेड पैरेलल। दो रेजिस्टर आ गए हमारे पास, ये और ये, दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है 2 और 4। अगर ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं तो सर इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी? आओ चेक करते हैं, कर लेते हैं चेक साथ साथ। 1/r बराबर हो जाएगा R1 + R2 के, यानी कि 1/2 + 1/4 के, यानी कि 2 और 4 को अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा 4। अच्छा जी, अब यहाँ पे सॉरी एक छोटी सी चीज सही कर लेते हैं। 3 और 4 लिखा है सवाल में, कोई बता भी नहीं रहा, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3 ohms एंड 4 ohms। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3 ohms एंड 4 ohms, ठीक है बच्चे। तो अगर 3 ohms एंड 4 ohms हमारे पास है लिखा हुआ तो आपके पास सिंपली एलसीएम भी 4 नहीं आने वाला, वो आ जाएगा हमारे पास 12। अब 12 आ गया, यहाँ बन जाएगा 4 + 3 विच विल बी इक्वल टू 7/12। तो आपके पास सिर्फ आर की वैल्यू के लिए अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ वो बन जाती है 12/7 ohms। तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है जो कि एक्चुअली किसके बराबर है हमारे पास? 12/7 ohms के। क्या कह रहे हैं? इसी के आगे एंड 2 ohms विद सीरीज, इसी के आगे हमने एक 2 ohm का रेजिस्टर लगा दिया सीरीज में, तो आप सीरीज में लगा देंगे तो सर टोटल रेजिस्टेंस निकाली जाएगी आपके पास R1 + R2 करके। R1 की जो वैल्यू हमारे पास हमने लिखी है दैट इज 12/7 + 2, अगेन एलसीएम ले लेते हैं 7, ये हो जाएगा 12 + 7 2 हो जाएंगे 14, विच विल बिकम 26/7। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस का इन सब की, वो क्या बन जाएगा हमारे पास? 26/7 ohms। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपके पास ले देके? द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम
ऑप्शन बी 26/7 ohms. Moving on, question 21. कह रहे when a particle is moving with the speed of light, then mass of particle is, यानी कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो किसके बराबर हो चुकी है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के, तो बताओ उसका मास कितना होगा. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मूविंग मास ऑफ अ बॉडी इज एक्चुअली इक्वल टू रेस्ट मास डिवाइडेड बाय लॉरेंस फैक्टर. ये लॉरेंस फैक्टर जो होता है आपके पास दैट इज √1 - v² / c². इस पूरे फैक्टर को हम क्या कहते हैं, लॉरेंस फैक्टर. ये भी कभी काम आ सकता है आपके, तो याद रखिएगा ये बात जरूर बेटा. अब आओ वैल्यूज पुट करते हैं. हमसे सवाल कह रहा है भाई v और c बराबर हो गए. अगर v और c बराबर हो गए तो ये हो जाएगा 1 - c²/c², कट गया c², तो क्या बच गया मेरे पास इक्वेशन बन गई m = m0 डिवाइडेड बाय √1 - 1. 1 - 1 होता है 0 और 0 का रूट भी 0 होता है, और 0 से किसी भी चीज को डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी. तो इसका मतलब एक तरीके से तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करना, क्योंकि उसके वक्त आपका जो मास हो जाता है वो कितना हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है. तो सवाल में ये भी पूछ सकते हैं बेटा कि जो लाइट के फोटॉन्स होते हैं, वो एनर्जी पैकेट्स जो होते हैं हमारे पास, उन फोटॉन्स का मास कितना होता है, तो वो भी कितना हो जाता है सर, इन्फिनाइट. क्योंकि है तो वो भी लाइट के पैकेट, ट्रेवल तो वो भी लाइट की स्पीड से ही कर रहे हैं. तो जो भी चीज लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगी उसका जो मास है वो कितना बन जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी. ठीक है बेटे. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे थी एक्सप्रेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. एक साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनका नाम था हाइजेनबर्ग साहब. हाइजेनबर्ग ने एक बात बोली थी कि आपके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो आपके पास पोजीशन होती है और उसका मोमेंटम होता है, एक ही वक्त में नहीं शामिल किए जा सकते. आपके पास एक ही वक्त में नहीं कैलकुलेट किए जा सकते. या तो मोमेंटम कैलकुलेट कर लो, मोमेंटम कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर पोजीशन नहीं बता सकते आप उसकी, या पोजीशन कैलकुलेट कर लो तो मोमेंटम नहीं बता सकते. और उन्होंने मैथमेटिकली बात बोला था कि द अनसर्टेनिटी ऑफ फाइंडिंग मोमेंटम एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ फाइंडिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट और ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इम्पॉसिबल. दोनों को एक साथ नहीं किया जा सकता, साइमल्टेनियसली नहीं किया जा सकता, एक एक करके कर सकते हैं. या तो पोजीशन पता होगी आपको या मोमेंटम पता होगा एक पॉइंट का, तो आपको दोनों चीजें नहीं पता हो सकती. मैथमेटिकली उन्होंने कहा था कि ये जो इक्वेशन होती है, द अनसर्टेनिटी ऑफ फाइंडिंग मोमेंटम एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ फाइंडिंग पोजीशन इज एक्चुअली और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट. So this is the equation और mathematical equation of Heisenberg's uncertainty principle. ढूंढ लो ऑप्शन में कहां लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी बन जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट मे बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स. एक वेव फ्रंट जो होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेव फ्रंट है और इस एक वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या बन रहे हैं, वो सोर्स बन रहे हैं. किसके लिए, सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए जो कि इसके आगे प्रोड्यूस होती हुई निकलेंगी हमारे पास. ये जो प्रिंसिपल है ये किसने बताया था, आओ लाइन से चेक कर लेते हैं. ये प्रिंसिपल किसका है हमारे पास, एक कह रहा है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी. भाई कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी जो है हमारे पास वो तो ये बोलती है कि लाइट एक पार्टिकल है, ये तो नहीं हो सकता. बी वेव थ्योरी, हाँ वेव थ्योरी से एग्जिस्ट करता है, लेकिन वेव थ्योरी ने डायरेक्टली ये नहीं बोला था आपके पास कि भाई वेवलेट्स टूटेंगे और उससे सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे, ऐसा नहीं था. वेव थ्योरी सिर्फ ये कहती है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वो प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं वहां पे. क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स. तो पार्टिकल का तो सर यहाँ से ताल्लुक ही नहीं बन रहा हमारे पास कोई. डी बचा हाइड्रोजन प्रिंसिपल. अच्छा यहाँ अगर देखें हम लोग, थोड़ा सा छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, टाइपिंग का जरा सा फर्क है. हाइड्रोजन नहीं, ये हमारे पास लिखा हुआ है ह्यूजेंस प्रिंसिपल. ठीक है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल. तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाता है हमारे पास ऑप्शन डी, ह्यूजेंस प्रिंसिपल. ठीक है बेटा, ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ ह्यूजेंस प्रिंसिपल. मूविंग ऑन, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24 में कह रहे हैं 3 माइक्रोफेरेड्स एंड 6 माइक्रोफेरेड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. हमारे पास दो कैपेसिटर्स है. ठीक है, दो कैपेसिटर्स है हमारे पास, जिनमें से एक है 3 माइक्रोफेरेड का और दूसरा हमारे पास है 6 माइक्रोफेरेड्स का. तो ये आ गया 3 माइक्रोफेरेड्स वाला कैपेसिटर, ये आ गया 6 वाला. दोनों को किस में कनेक्ट किया हुआ हम लोगों ने, सीरीज में. आपसे पूछ रहे हैं बताओ टोटल कितनी होगी. तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की जब सीरीज कॉम्बिनेशन की जाती है तो उनकी ओवरऑल कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ता है, और वो ओवरऑल कैपेसिटेंस हमारे पास कम हो जाती है. और उसको निकालने का जो तरीका है, वो तरीका क्या आपके पास, वो है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2. यानी कि दोनों कैपेसिटेंसेस का रेसिप्रोकल करके सम कर लें, आपको टोटल कैपेसिटेंस की रेसिप्रोकल मिल जानी है. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/c1 विच इज 1/3 प्लस 1/c2 विच इज 1/6. 3 और 6 का एलसीएम आता है 6. ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 1.
विच विल बी 3/6। तो 1/c की वैल्यू कितनी हो गई? 3/6। तो c की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास बेटा? रेसिप्रोकल कर लो, ये हो जाएगा 6/3 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 2 एंड द यूनिट विल बी माइक्रोफेरेड्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए 2 माइक्रोफेरेड्स। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कह रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड्स विल बी। जिसका मतलब हमसे क्या कहा जा रहा है? एक बॉडी है जो कि फ्रीली फॉल कर रही है। फ्रीली फॉल करने का मतलब उसने आपने ड्रॉप करा, आपके हाथ में जी छुट गई फॉर एग्जांपल। जब छुट गई तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी उस वक्त हमारे पास? 0, और वो जा रही है नीचे ग्राउंड की जानिब। तो जब वो ग्राउंड की जानिब जा रही है तो उसको एक्सेलरेट करवा रही है ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा ए आपके पास। पूछा क्या है? 2 सेकंड के बाद ये बताइए उस बेचारी बॉडी ने गिरते गिरते कितना फासला कवर कर लिया होगा। तो जब मैं ये फॉर्मूला के अंदर, जब मैं ये पैरामीटर्स देखता हूँ क्या क्या लिखे हुए एस वी आई ए टी, ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में घुसनी चाहिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ वी आई इज एक्चुअली इक्वल टू 0, टाइम ओवर हियर इज 2 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी दी हुई इन लोगों ने? प्लस 9.8, जस्ट 9.8। ठीक है जी। और टाइम स्क्वायर, टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, और उसका हो गया स्क्वायर। एक 2 से एक 2 हमारे पास क्या हो गया? कैंसिल। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग तो 0 हो जाता है। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस इस बॉडी ने गिरते हुए जो कवर किया वो बराबर हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 19.6 मीटर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन सर हमारे पास हमें नजर आ गया, इट इज ऑप्शन बी 19.6 मीटर्स।